नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर बिना चैनल सब्सक्राइब किए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप से आपको दूर हट जाना चाहिए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। आइए, स्वागत कर लेते हैं उसी परंपरागत ढंग से व्यालोक जी का। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और संपादक जी को नमस्ते। हर हर महादेव, जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक भाई, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद नाम की और शर्जील इमाम नाम की दो जिहादी चवन्नियों को जमानत नहीं दिया। उसी के साथ 5 और जो फातिमा गुलफिशा फातिमा, उसके साथ जो है 5 अन्य आरोपियों को जमानत दे दिया। और ये जमानत जो नहीं दिया इन दोनों को, तो अदालत ने ये कहा कि देखो, कथित साजिश में तुम्हारी भूमिका दूसरे लोगों से अलग है। अब ये क्या अलग है, क्या नहीं अलग है, इस समाचार पर खूब सारी बात हो गई। हमारे दर्शक खूब सारा सुन चुके हैं और आज रात का लाइव दर्शकों हम बता दें इन डिटेल वीरेंद्र पुंडीर साहब के साथ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने इस मामले को कवर किया है ऑन ग्राउंड, जब वो एक चैनल में जर्नलिस्ट थे। और वैसे भी वो काफी अनुभवी जर्नलिस्ट हैं, तो उनसे आपको रेशा रेशा हम उधेड़ेंगे। लेकिन आज हम जरा इसकी वैचारिकी पे बात करेंगे। अचानक आपने देखा होगा व्यालोक भाई की माहौल बनाया जा रहा था इकोसिस्टम द्वारा, गजब गजब ट्वीट और ये आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि बस आ गए भय प्रगट कृपाला टाइप का। दर्शकों की भावना आहत ना हो, मैं एक पवित्र चौपाई इन जिहादियों के संदर्भ में इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन रूपक है, इसे रूपक के तौर पर ही लीजिएगा। लेकिन कुल मिला के माहौल बड़ा बनाया जा रहा था और सबको ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल ही जाएगी। हालांकि 5 को जमानत मिल गई, मुझे पता है आप कोसेंगे। और एक बार फिर मैं कहूंगा कि क्या इस देश की न्यायपालिका अब धीरे धीरे घने कोहरे के बीच तमाम गड्ढे वाली सड़कों से गुजरते हुए अब अपने एक काम लायक ठीक रास्ते की तरफ चल रही है। दर्शकों, इस पूरे मामले पर हम अपना एंगल फिर वही रखेंगे जो व्यालोक जी के साथ हम न्यायपालिका पर बात करते हैं। और न्यायपालिका पर बात करने का मतलब हमारा यह है कि हम भी आप सभी की तरह जुडिशियल रिफॉर्म चाहते हैं। लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म नाम की कोई चीज जब हो जाएगी तब हो जाएगी, लेकिन उससे पहले क्या अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? क्यों? क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट है जिससे हर एक राष्ट्रवादी को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट तो इन दोनों को जमानत दे ही देगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा झटका लग गया। और प्यालोक भाई, मेरे सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 खतरनाक जिहादियों को नहीं दी जमानत। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पास कोई उपाय नहीं बचा था। 5 जिहादियों को दिया ना, इसलिए कि पुलिस ने एयर टाइट मामला इन 2 जिहादियों के खिलाफ कर रखा है। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कानूनी दांव पेंच और प्रक्रिया और पेचीदगी को। चार्जशीट को कैसे घालमेल किया जाता है, एफआईआर में क्या लिखवा दिया जाता है, उसके बाद कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है। पता चला कि एक चीज कोई नहीं मिली, कोई अंडरवेयर नहीं मिला, तो पूरा का पूरा मामला निरस्त हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन आज मैं आपकी खुशी में थोड़ा सा खुश हो जाता हूं कि चलिए भाई, 2 जिहादियों को तो सुप्रीम कोर्ट ने बका कि भाई तुमको जमानत नहीं मिलेगी। अब देखिए कोर्ट ने कहा क्या है। कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष ने जो कुछ भी प्रस्तुत किया है उसमें प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया शर्जिल इमाम और उमर खालिद की भूमिका केंद्रीय, सेंट्रल और योजनाबद्ध, यानी एक एक योजना इन्होंने बनाई कि वो ताहिर हुसैन के घर पर वो उस तरह की तोप कैसे बनेगी, उस एसआई को जो निर्ममता पूर्वक जिबह किया गया, हलाल किया गया, वो कैसे हुआ, पत्थरबाजी कैसे होगी, मस्जिदों में कैसे डिप्लॉयमेंट होगा, मस्जिदों से कैसे लोगों को जोड़ा जाएगा, ये सब कुछ है। 1000 पन्नों की चार्जशीट है साहब। आपकी जुडिशरी के पास मौका ही नहीं था। दूसरी बात, इन दोनों पर धाराएं क्या क्या लगी हैं नहीं लगी हैं उस सब पर मैं वक्त नहीं बर्बाद करूंगा, लेकिन यूएपीए दोनों पर लगा है।
ठीक है। और 1 साल बाद फिर भी कोर्टे ने ये कह दिया है कि 1 साल बाद बेटा फिर ले लेना जमानत। क्यों ले लेना भाई? आप इसकी त्वरित कार्रवाई करके इनको फांसी पर क्यों नहीं लटका रहे हैं भाई? चलो भाई, आप इसे इस तरह क्यों नहीं कह रहे हैं कि 1 साल तक जमानत नहीं दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ये तो कड़ी बात है। आप सर मतलब कड़ी इसको बात कहते है हैं कि तो आप आप, मतलब बिल्कुल क्या इतने आप प्रेजुडिस हैं साहब? हाँ मैं प्रेजुडिस्ड हूँ, हाँ मैं पूर्वाग्रही हूँ, क्योंकि जब तक वो नाले से नोट और जब तक वो जस्टिस वर्मा बैठा हुआ है वहां, जस्टिस अभी तक उसके नाम में लगता है। मैं सुप्रीम कोर्टे को कोर्टे से अधिक कुछ नहीं मानूंगा, ये सीधी सी बात है। जब तक एक राम बाबू मुकदमा दाखिल करेगा और उसका पोता लड़ता रहेगा, तब तक ये कोठा कोठा ही है। ओके। एक शर्जील और उमर खालिद को रोक देने से आपके तमाम पाप नहीं धुल जाते माय लॉर्ड। जिस दिन तक इस देश में इनको माय लॉर्ड योर लॉर्डशिप कहा जाता रहेगा, तब तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही है, तब तक ये जुडिशरी ही है, और तब तक ये गंदे नाले का परनाला ही है। ठीक। कैसे एक आप चीज मान और लेंगे भाई? एक चीज और आपकी बात से निकाल के आपके सामने रखता हूं। आपने कहा कि न्यायपालिका के पास यानी जज साहबान के पास कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि बहुत अन्य खा टाइप की चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दिया दिल्ली पुलिस ने। और एक मिनट, तब मुझे जरा ये बता दीजिए, इससे पहले इसका मतलब है देश के तमाम पुलिस, देश की तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां बिल्कुल ही नालायक थीं और वो इतना घटिया और गंदा चार्जशीट दाखिल करती थी कि न्यायपालिका को रास्ता मिल जाता था और जमानत दे देती सर थी। सर पुलिस प्रशासन कोर्ट्स इन सब के बारे में हमारे देश का एक एक आदमी जानता है। वो हम्म। बेकार लोग नहीं थे, बेवकूफ नहीं थे, कमजोर नहीं थे। उनको ऊपर से आदेश मिलते थे, उनको ऊपर से मामलों को चूड़ी और नट जो टाइट करना कहा जाता है वो नहीं करते थे। अभी भी आप देखिए, उसी पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है ना, लेकिन 5 लोगों को जमानत कैसे मिल गई? होगा कुछ तकनीकी लोचे होंगे। अब 1000 तो ये पन्नों के 2014 से पढ़े। पहले, सर ये 2014 से पहले पुलिस जी लोगों को इस तरह का इंस्ट्रक्शन था कि जरा ढिलाई और गंदी चार्जशीट बनाना, कि 2014 के बाद भी? क्या ये माना जाए इतनी 2014 के बाद एक भी जमानत नहीं हुई है? और जमानतें अगर हुई हैं तो इसका मतलब आप सीधे सीधे सरकार पर फिर आरोप लगा रहे हैं, या सरकार के लिए आप कह रहे हैं कि जिसको चाहती है सरकार उसको छुड़वा देती है? सर और मेरे इस आरोप सरकार के लगा हाथ में भी ऐसी तमाम उपलब्धियां हैं। सर मेरे आरोप लगाने की क्या जरूरत है? एक एह, इसी जेएनयू कांड वाले को, एक को तो नेता बना दिया ना सरकार ने। कांग्रेस का अभी बना हुआ है नेता, राहुल विंची के साथ चलता है। लेकिन खैर चलिए, अब कुछ डिटेल्स बात कर लें। यूएपी पीए बीएनएस की 123, 111 और कई सारी धाराएं लगी हुई हैं, लेकिन यूएपीए लगा हुआ है केंद्रीय और योजनाबद्ध भूमिका इनकी थी, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जा सकती है। 1 साल तक इनको अब जमानत के और प्रयास करने पर भी रोक लगा दी गई। ये काम हुआ है आपकी जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। पुलिस कह रही है कि ये पूर्व नियोजित और अखिल भारतीय साजिश थी, जिसका उद्देश्य राजनीतिक बदलाव और आर्थिक व्यवधान था। इन शब्दों रिजीम पर चेंज गौर कीजिएगा ऑपरेशन नाम दर्शकों। दिया है, रिजीम चेंज ऑपरेशन नाम दिया है। जी, इन हम्म। बातों पर ध्यान दीजिएगा दर्शकों। और ये दंगे हुए कब थे? जब अमेरिकी राष्ट्रपति यात्रा पर थे, जब सीएए का विरोध चल रहा था। सीएए के विरोध के नाम पर ये लोग शाहीन बाग और पूरी दिल्ली को, पूरे देश को बंधक बनाने की ओर जा रहे थे। वहां से कहा जा रहा था कि चिकन नग काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अभी बचाव पक्ष के क्या क्या तर्क थे, कितने घटिया तर्क थे। वकीलों की पूरी टीम थी, कपिल सिब्बल से लेके वो अभिषेक मनु सिंघवी भी होगा या कोई भी, पूरी टीम थी साहब, पूरी सदारत थी। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि 5 साल से अधिक समय से हिरासत में कह रखे हुए हैं जी। अरे हाँ, तो कोर्ट ने कह दिया ना कि वो जो विचाराधीन वाला उम्र है 5 साल, वो जो है कोई जरूरी नहीं है यूएपीए वाले मामले में, बोले और बाकी मामले में देशद्रोही दलील है, देना।
चिकन नेक काटने की बात कर रहे हैं, इसके बाद क्या मिलता है? ये तो वही बात हो गई कि अभी भी ज्ञानवापी के पीछे लोग जाते हैं, अंधे हाथों से टटोलते हैं, आंख वाले सामने देखते हैं कि वो मंदिर है, फिर भी हमारे कोर्ट साहब को नहीं दिख रहा है। तो वही कोर्ट साहब को यहाँ भी नहीं दिख रहा है कि इन दोनों की जल्द से जल्द सुनवाई करें। मैं तब प्रसन्न होता, हालांकि मेरे प्रसन्न होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस देश की जनता को थोड़ी सी उम्मीद तब जगती जब यही जज साहब कहते कि 6 महीने के अंदर इनका ट्रायल बंद करो और इनको सख्त से सख्त सजा दो। लेकिन कोर्ट्स के अभी हाल हाल के, भाई आपने सेंगर मामले में देखा कैसे मीडिया ट्रायल हुआ है, कैसे उसको पूरा, ठीक है वो गुंडा है, बदमाश है, उसको आप पूरी सजा चलाइए साहब, लेकिन जो साफ साफ चीजें दिख रही हैं उस पर, और आपने क्या किया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर स्टे लगा दिया। इसके बाद आप कहते हैं कि हमारी न्यायपालिका पर थोड़ा सा भरोसा कीजिए साहब, तो प्लीज मुझसे तो ना हो पाएगा, आप कर लीजिए, बाकी दर्शक श्रोता इसका निर्णय कर लेंगे। क्योंकि ये देखिए सर, हमारी व्यवस्था के सारे अंग पंगु हैं, सारे अंग ढीले हैं, लेकिन जुडिशरी तो 11 साल से 14 से आप सरकार बदल के कर क्या रहे हैं? हम लोग सब ढीले ही हैं, ढीले रहने वाले हैं, उम्मीद कोई है नहीं, छोड़िए, अच्छा एक खत्म बात करिए। बताइए, चलिए ठीक है, उम्मीद कैसे नहीं है मैं बताता हूँ। एक बिल्कुल फालिज मारा हुआ आदमी, दाएं बाएं सब में मार दिया है फालिज, उसकी प्राकृतिक चिकित्सा चल रही है, अब उसका हथवा जो है दायां वाला हिलने लगा है, तो क्या करें? आपके देश की ठीक वही खुश दशा है। होइए। खुश हो या और ज्यादा मेहनत करें कि बाकी अंग में आ जाए जीवन, या जो वही खुशी डॉक्टरवा खुशी मेहनत करिए। खुशी खुशी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर गलत दवाई चला रहा है उसको तो लात मार के भगाएंगे ना। अरे सही दवा चला रहा है तभी तो हरकत हुई है अंग में। एक के अंग में हरकत हुई है सर, और ये दवा वो डॉक्टर चला रहा है। देखिए, मान लीजिए हाथ पैर का डॉक्टर कोई गलत दवा दे दे, हाथ बेकार हो जाए, पैर बेकार हो जाए, लेकिन हृदय का डॉक्टर, जुडिशरी हृदय है सर, वहां का डॉक्टर जब ये सब घालमेल करता है तो भारत रूपी राष्ट्र जो पुरुष है वह बीमार पड़ता है। न्याय की अवधारणा से जिस दिन लोगों का भरोसा खत्म हो जाता है ना सर, उस दिन देश में बांग्लादेश होता है, नेपाल होता है, वेनेजुएला होता है, कुछ भी होता है। इसलिए ये खंभा सबसे जरूरी है। वैसे भी 3 खंभों पर आप टिके हुए हैं, आप तो टोटो हैं या फिर ऑटो हैं, आपका देश 4 पहिए हैं नहीं, उसमें 3 पहियों पर आपका संतुलन बना हुआ है, उसमें से 2 पहिए अगर बीमार इतने होंगे तो कैसे चलेगा साहब? भाई लोगों ने चौथा तो फर्जी ढंग से घुसेड़ा हुआ था कि नहीं, पत्रकारिता, इस इसीलिए जर्नलिज्म। जनता इसीलिए जनता ने वो खूंटा खींच के और वापस उन्हीं लोगों के, अब मैं क्या बोलूं, हाँ कहाँ हाँ, दे दिया है, ओ, छोड़ ओ, दीजिए, ओ, जाए ओ, दीजिए। ओ, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये सब 22 हम मन में वर्षों नहीं से सर, करेंगे। 22 वर्षों से सर उसी पेशे की खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, फिर भी अब डर के मारे खुद को पत्रकार नहीं कहता हूँ। ये हालत हो गई है ठीक कि बात है। जनता अच्छा उन्हें एक ले चीज लेना देखिए कर दे। इस मामले में, खैर रात के लाइव में हम डिटेल बात करेंगे, दर्शकों जुड़िएगा जरूर उससे। लेकिन जो 5 और लोगों को जमानत दी है, जिसमें गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब, शिफाहुर, 12 कड़ी शर्तें लगाई हैं और साथ में ये भी कहा है कि जमानत दे दिया बेटा, लेकिन इससे तुम्हारे खिलाफ लगे आरोपों में कोई नरमी नहीं आती है, और अगर उल्लंघन करोगे तो फिर भी वापस आ जाओगे, और ट्रायल कोर्ट इस मामले में सुनवाई के बाद उनकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो फिर इतना कड़ा किया तो वाकई जमानत दिया ही क्यों, रख लेते थोड़ा सा और दाल रोटी खिलाते, क्योंकि बाहर नहीं नहीं जाके सर, ये भारत माँ की जय तो बोलेंगे नहीं। सर इस पर मैं बोलना चाह रहा था, ये वाला नुक्ता जो है ना, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये गुलफिशा और ये जो 4 लोग हैं, ये कैसे लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनका असल इंतजाम शुरू किया था उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने, कि 4-5 सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर हो, लोगों के मन में क्रांति की लहर दौड़ रही हो, और तब जब वो किसी मैदान में जमा हो, रजाई तोशक लेके,
और अरे मैं जब गवाह हूं। तब जब ठंडे पानी की बौछार की जाए, ये होता है दंड, ये होता आपको है याद है? राजदंड। आपको जी, याद है मुझे मैंने बिल्कुल आपको वहीं याद है। से फोन किया था हाँ, बिल्कुल और याद है। मैंने कहा था कि घड़ी इस समय रात के 10:40 बता रही है, क्योंकि वहीं पर घड़ी भी लगी हुई है लखनऊ में जी, और जी। इमामबाड़े के सामने वाले इलाके में। और वहीं बैठे थे हम, संदीप और पुष्कर अवस्थी जी गाड़ी में बैठे हुए, तो क्या छरछरा के महाराज जी की पुलिस ने पानी मारा भाई साहब, हाय हाय हाय। उसके बाद क्या किया, मुझे 1090 लखनऊ का चौराहा है, दर्शकों याद कर लीजिएगा। 1090 नहीं, हजरतगंज, हजरतगंज, सॉरी, हजरतगंज भी, ना 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 ना, अरे परिवर्तन चौक, ये दूसरा वाला परिवर्तन कांड चौक परिवर्तन भी, चौक पे। और हजरतगंज भी, वहां भी थोड़ी बहुत, लेकिन ये परिवर्तन चौक पर तो पूरा इंतजाम हुआ। उसके बाद 1090 हजरतगंज सब पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, चमकते हुए नूरानी चेहरों के साथ कि ये हैं दंगाई। पूरे मोहल्ले से वसूल किया गया। बाद में फिर से, अब फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, आपके कोठे ने फिर से उसमें भाजी मारी। हम्म। हाँ, पैसा आतंकियों वसूली से में कह जुर्मा दिया था। आतंकियों से जुर्माना वसूलने में भी इस कोठे को दिक्कत है। अब बताइए कि कैसे हाँ, इस देश के लोगों का इस पर भरोसा जन्मेगा। तो ठीक। ये 4-5 जो थे सर, ये वैसे लोगों में थे जो अफजल को, शर्जील को देख के कहते हैं कि मैं भी आतंकी, मैं भी जिहादी, मैं भी जिहादी। इनको पता नहीं है कि भाई वो लोग चले जाएंगे या जेल में ही रहेंगे या तुमको छोड़ देंगे। तुम लोगों का घर परिवार है, ये सब मत किया करो। वही ये बिल्कुल लोग फंसे बिल्कुल। हैं, और वही इनको कोर्ट जी ने कहा है कि जाओ यार, अपना काम धाम करो और जिंदगी बनाने की कोशिश करो। तो कोर्ट जी का इन लोगों को नाक रगड़ के धन्यवाद देना चाहिए, और ये भारत माता की जय भी बोलेंगे, पूरे गले से बोलेंगे, देख लीजिएगा 4 दिन के बाद। चलिए, बोला गले से ही जाता है। हाँ, और कहीं और से अगर आप बुलवाना चाह रहे हैं तो खैर ये आपकी क्रूरता है, ऐसा मत करिए सर। हाँ, मुंह से ही बोलने दीजिए, बाकी जगहों से ना बुलवाइए, क्योंकि फिर मुझे शाहीन बाग के उसी आंदोलन के विरोध में वो हिलती डुलती कारें याद आती हैं और तमाम चीजें याद आती हैं। बहरहाल, मैं फिर तमाम नाउम्मीदियों के बीच में उम्मीद इसलिए देखता हूं क्योंकि समस्याएं बताना कम्युनिस्टों का काम है, पैदाइशी काम है, उनके डीएनए में है। समाधान राष्ट्रवाद खोजता है, और थोड़ा सा भी समाधान का रास्ता अगर दिखाई देता है तो उस पर खुश हो जाना बनता है। लेकिन उसी के साथ साथ हम और व्यालोक भाई जब बात करते हैं, और जानबूझ के ही नहीं बल्कि नेचुरली हम इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं, व्यालोक भाई खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। लेकिन मैं उम्मीद जब देखता हूं तो उसको रेखांकित जरूर करता हूं। यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने अभी पिछला वीडियो हम लोगों ने जो बनाया जुडिशरी के ऊपर, उस पर आपने देखा किस तरह से दिल्ली एनसीआर के एक मदरसे और महाराष्ट्र के एक मदरसे को उन्होंने सीधे कहा कि ये लैंड जिहाद है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, हमें चपर बड़ी की मात्रा, तपर छोटी की मात्रा, ये पर आ की मात्रा मत बनाओ, हम जानते हैं तुम क्या कांड करते हो, इसलिए चलो भाग जाओ, और ये अवैध हैं, ये कब्जा है, ये गिरेगी। यहाँ उम्मीद दिखाई देती है, लेकिन बहुत बदलाव होना है निश्चित तौर पर। और मैं एक बार फिर कहता हूं, मैंने वरिष्ठ वकील हरशंकर जैन साहब के साथ जब सवाल पूछा, एक ही सवाल था मेरा कि जुडिशियल रिफॉर्म आखिर किस बला का नाम है, ये कौन करेगा, ये दवा कहाँ मिलती है, किस दुकान पर मिलेगी? क्या कानून मंत्री अचानक जेब से एक पर्ची निकालेंगे और उस पर लिखा होगा जुडिशियल रिफॉर्म, और क्या रिफॉर्म हो जाएगा, कोलेजियम खत्म हो जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, ये टू वे प्रोसेस है, और बल्कि उसमें उन्होंने हम लोगों को भी जोड़ दिया, जनता को भी जोड़ दिया, और कहा कि ये एक सामूहिक प्रयास होगा, तब जाके जुडिशियल रिफॉर्म होगा। लेकिन मुझे इस तमाम नाउमीदी में उम्मीद इसलिए दिखाई देती है कि क्या न्यायपालिका अब खुद के चेहरे आईने में देख रही है, देखना शुरू कर चुकी है, देखने के बारे में सोच रही है। अगर इतना है तो जितना हमने पिछले 70-75 सालों में बर्बाद किया है, उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश दिखाई देती है। और यही है अच्छे दिन, हम तो अच्छे दिन की तलाश में हमेशा रहेंगे। रात का लाइव बहुत डिटेल इसी केस पर, एक एक पहलू, कैसे ये पूरा साजिश बुना गया, क्या क्या एक्टिविटियां रही, कैसे कैसे सबूत जुटाए जुटाए गए, दिल्ली दंगों को कैसे प्लान किया गया, रेशा रेसा हम वरिष्ठ पत्रकार और इस घटना को पाई पाई कवर करने वाले धीरेन्द्र पुंडीर साहब के साथ रात का लाइव करेंगे। वो लाइव जरूर देखिएगा, 4 बजे के आसपास उसका लिंक पब्लिश हो जाएगा, मैं चैनल पर उसके लिए पोस्ट भी डाल दूंगा कम्युनिटी। तो
आज की चर्चा अब यहीं तमाम मतभेदों के साथ व्यालोक भाई के हम ये चर्चा अब यहाँ समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक भाई दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय करने श्री से राम। ठीक पहले चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिना सब्सक्राइब किए अगर वीडियो देखते हैं तो ये पाप है, इस पाप से बच जाइए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यालोक भाई व्यालोक वाणी पर भी पाए जाते हैं, वहां भी जाइए, बेल आइकन जरूर दबाइए। तो अब वीडियो समाप्त। नमस्कार, प्रणाम, जय 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 श्री श्री राम। राम।